I am Neetu Gupta, your EVS teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shukhahabad. स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 की चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन मीन्स होता है सुरक्षित करना, और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मीन्स प्लांट और एनिमल्स को सुरक्षित करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द chapter. In this chapter, प्लांट्स एंड एनिमल्स की कंजर्वेशन के बारे में चैप्टर है। तो द टर्म कंजर्वेशन, द कंजर्वेशन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। यानी कि कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें कि हम किसी चीज़ को डैमेज होने से बचाने के लिए रखने की क्रिया, उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन। सो द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मीन्स दैट प्लांट एंड एनिमल्स विच अकर इन द फॉरेस्ट शुड बी केप्ट इन अ वे दैट दे रिमेन प्रोटेक्टेड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट in which they are found. इसलिए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स का मतलब है प्लांट और एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनको रखना, इस तरीके से रखना कि वे सुरक्षित रहें इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में, इन विच जहाँ पर कि वो पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन डिटेल में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ सम न्यू टर्म्स जो कि इस चैप्टर में आए हैं, जैसे कि बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम पहले पढ़ते हैं इन टर्म्स के बारे में। फर्स्ट टर्म आपका है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट of the earth in which living organisms exist or which support life. बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि जीवित प्राणी जो हैं वहाँ पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, अपनी लाइफ जो सर्वाइव करते हैं वहाँ। ओके, नाउ बायोस्फीयर में हर चीज़ इंक्लूड होती है, यानी कि लैंड सरफेस ऑफ अर्थ का लैंड सरफेस, एटमॉस्फेयर ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है एनवायरनमेंट का वो, एज वेल एज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ जैसे पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस। ओके, यानी कि बायोस्फीयर में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन लैंड पर भी पाए जाते हैं, इन एटमॉस्फेयर एज वेल एज इन वाटर बॉडीज। ओके स्टूडेंट्स, तो एनिमल लिविंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट, एनिमल जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, उन्हें हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल। और वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट डोमेस्टिकेटेड बाय मैन, वाइल्ड एनिमल्स को मैन के द्वारा डोमेस्टिकेटेड नहीं किया जाता। और डोमेस्टिकेटेड मीन्स क्या होता है, डोमेस्टिकेटेड मीन्स होता है एनिमल्स को पालना अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, उनसे हमें कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है और उसको हम पाल रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनको शेल्टर दे रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स को मैन द्वारा डोमेस्टिकेटेड नहीं किया जाता। द प्लांट ग्रोइंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, प्लांट्स जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि यानी कि प्लांट जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप ग्रो होते हैं आर कॉल्ड वाइल्ड प्लांट्स, उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड प्लांट्स। और जैसे वाइल्ड एनिमल्स की तरह ही वाइल्ड प्लांट आर नॉट कल्टिवेटेड बाय मैन, वाइल्ड प्लांट को भी मैन के द्वारा ग्रो नहीं किया जाता। तो द टर्म वाइल्ड लाइफ
means all the animals and plants which are found naturally in the forest. वाइल्ड लाइफ का मीन्स क्या होता है? सारे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं एंड अदर नेचुरल हैबिटेट या किसी अदर नेचुरल हैबिटेट आवास से पाए जाते हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ टर्म यूज होता है। यद्यपि वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होते हैं वाइल्ड प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, बट इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। लेकिन वाइल्ड लाइफ को हम अधिकतर एनिमल्स और बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नाउ आता है डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी यानी कि विभिन्नता, एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि जीवी विभिन्नता मीन्स बायोलॉजिकल वैरायटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? बायोलॉजिकल वैरायटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी रेफर्स to the variety of organisms found in a particular area or habitat. किसी पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का पाया जाना बायोडाइवर्सिटी में आता है। ओके, इन अदर वर्ड्स, द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, कई सारी स्पीसीज जब एक पर्टिकुलर एरिया में उपस्थित होती हैं तो उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी डिनोट्स द रिचनेस ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट। बायोडाइवर्सिटी दिखाती है किसी एरिया में स्पीसीज की अधिकता को। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग स्पीसीज की अधिकता को। और इकोसिस्टम क्या होता है? Ecosystem is a system which includes all the living organisms. Ecosystem एक सिस्टम है जिसमें सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, यानी कि प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया, उस एरिया के, और द फिजिकल एनवायरनमेंट, और फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। यानी कि इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों के बारे में हम दोनों की संबंध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो रह रहे हैं। इन एन इकोसिस्टम द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स, ठीक है, थ्रू फूड चेन्स। ठीक है, सॉरी, इंटरेक्ट। इन एन इकोसिस्टम द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू द फूड चेन के द्वारा। ठीक है, एंड ऑल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। इसके अलावा वो फिजिकल एनवायरनमेंट से भी जुड़े होते हैं जहाँ पर वो रह रहे हैं। इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ओके, एंड इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, एक अपने आप में सुरक्षित, मतलब कि अपने आप को संभालने, स्वयं ही संभालने वाली यूनिट है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, नीडिंग ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी फॉर इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, वो केवल अपने फंक्शन के लिए केवल सनलाइट की एनर्जी को ही यूज़ करते हैं। द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कंफर्टेबल and flourish in their own natural habitat, which is okay students, the wild animals, जंगली जानवर जो होते हैं, and birds कंफर्टेबल होते हैं और फलते फूलते हैं अपने ओन नेचुरल हैबिटेट में, अपने स्वयं के प्राकृतिक वातावरण में, विच इज़ यूजली अ फॉरेस्ट, जो कि अधिकतर फॉरेस्ट होता है। द बिगेस्ट थ्रेट to the existence and survival of wild animals and birds is deforestation. ओके, तो बिगेस्ट सबसे बड़ी धमकी होती है टू द एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व के लिए,
एंड सर्वाइवल उनके ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की सर्वाइव करने के लिए एंड बर्ड्स के लिए वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। चलिए डिफॉरेस्टेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, फॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट को साफ करना बाय कटिंग डाउन, काट कर, ठीक है, फॉरेस्ट्री को काट कर ओवर अ वाइड एरिया, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया में अगर हम फॉरेस्ट को काट देते हैं इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, उसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो द फॉरेस्ट लैंड क्लीन्ड ऑफ ट्रीज, जो फॉरेस्ट लैंड होती है उसको साफ करके उसको यूज़ करते हैं, इज़ यूज फॉर अदर पर्पस, दूसरे पर्पस के लिए, उसे क्या हम बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। द वेरियस कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, the various causes of deforestation for cutting down of forest trees are the following. Okay students, फर्स्ट आपका दिया हुआ है, द फॉरेस्ट ट्री आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर यूजिंग फ्यूल्स, यानी कि ट्रीज को काटा जाता है क्या प्राप्त करने के लिए, लकड़ियाँ प्राप्त करने के लिए, फ्यूल्स के रूप में यूज़ करते हैं हम, जिसे हम। नाउ नेक्स्ट आता है, द फॉरेस्ट ट्री आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग डोर्स, विंडो एंड फर्नीचर, डोर, विंडो और फर्नीचर बनाने के लिए हम वुड को प्राप्त करते हैं फॉरेस्ट ट्री को काट कर। नेक्स्ट आता है, फॉरेस्ट ट्री आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर, पेपर बनाने के लिए भी जो लकड़ी यूज़ होती है वो कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से आती है। नेक्स्ट आपका है, द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, जब बढ़ती हुई पॉपुलेशन होती है तो क्या करते हैं हम, उस एरिया को हम साफ़ करते हैं, फॉरेस्ट ट्री के उस एरिया को साफ़ करते हैं जिससे कि हम एग्रीकल्चर में उसको यूज़ कर सकें फॉर कल्टिवेशन क्रॉप्स, ओके, क्रॉप्स को ग्रो करने में। नेक्स्ट आता है, द फॉरेस्ट ट्री आर कट डाउन टू गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स एंड डैम, ठीक है, क्या बनाने के लिए, हाउस, फैक्ट्री और डैम बनाने के लिए हम फॉरेस्ट ट्री को काटते हैं और उस एरिया को साफ करते हैं। ऑल द एबव कॉजेज, ऊपर दिए हुए कॉजेज को हम देखकर, ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर मैन मेड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो ऊपर दिए हुए कॉजेज हैं, ऊपर दिए हुए कारण हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो मैन मेड हैं, यानी कि मैन के द्वारा बनाए गए कारण हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो नेचुरल कॉजेज, कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, ठीक है, विच इन्वॉल्व द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय नेचुरल प्रोसेस, जिसमें कि प्राकृतिक क्रिया के द्वारा डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। सम ऑफ द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, जैसे फॉरेस्ट फायर लग जाती है, सिवर ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर कैन बर्न डाउन ऑल द ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट फायर में क्या होता है कि फॉरेस्ट फायर में जब आग लग जाती है तो अधिकतर ट्रीज जल जाते हैं, फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन है, जो आपकी हरियाली है वो जल जाती है, पूरी समाप्त हो जाती है और वो डिफॉरेस्टेशन का कारण बनती है। एंड व्हेन सिवर ड्रॉट, अगर ड्रॉट आता है, सूखा आता है, सूखा पड़ता है, तो द फॉरेस्ट अर्थ पर अगर सूखा पड़ जाता है तो दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, तो ये प्लांट्स भी, एनिमल्स भी जो आवश्यक हैं सर्वाइवल मैनकाइंड, जो मैन की क्वेश्चंस, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं मानव की भलाई के लिए और उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, और टुडे अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज डिफॉरेस्टेशन, ओके, जो आपका इन ऑर्गेनिज्म के अस्तित्व के लिए, ठीक है, क्या कारण है, ये डिफॉरेस्टेशन अर्थ पर एक आपका कि एक प्रकार से धमकी है कि उन एनिमल्स और प्लांट्स को
जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। और क्या है आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के परिणाम क्या होते हैं, तो destruction of forests by the excessive cutting down of forest trees can make the forest disappear completely one day, ठीक है। जब हम उस पर डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे बाय कटिंग ट्रीज, काटने के द्वारा, जब हम अधिक रूप से ट्रीज़ को काटेंगे, फॉरेस्ट के ट्रीज़ को, तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे कम्प्लीटली एक दिन, यानी कि एक दिन क्या होगा, पूरी तरह से फॉरेस्ट क्या जाएंगे, गायब हो जाएंगे। द डिफॉरेस्टेशन will have the following consequence for us, other animals and the environment। तो डिफॉरेस्टेशन का एनिमल्स पर, हमारे ऊपर और एनवायरनमेंट पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट आपका है डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या उत्पन्न होता है, वुड की शॉर्टेज उत्पन्न होगी एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट उत्पन्न होंगे, मतलब अदर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट हैं उनकी भी कमी हो जाएगी। तो इसके लिए वुड हमारे लिए ऑब्टेन्ड है फ्रॉम फॉरेस्ट से जो वुड मिलती है ट्री की, इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। हम उसमें फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग डोर्स बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, एंड फॉर मेकिंग पेपर भी बनाते हैं। और डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ वुड फॉर ऑल दीज पर्पज़। इन पर्पज़ के लिए डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, वुड की कमी हो जाएगी। फॉरेस्ट ऑल्सो गिव अस यूजफुल प्रोडक्ट सच एज हनी, फूड, गम्स, सीलिंग वैक्स and catchu, etc. So we will also face shortage of all these forest products if we continue to cut down forest tree। अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे इस फॉरेस्ट ट्री की कटिंग को, तो इन सभी प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी फॉरेस्ट में। ओके, ना नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन विल कॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन उत्पन्न करता है अगर अर्थ की टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि और एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ट्री क्या करते हैं, ट्री यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ट्री क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं इन फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। व्हेन अ लॉट ऑफ ट्रीज आर कट डाउन ड्यूरिंग डिफॉरेस्टेशन, जब हम कई सारे ट्री को काटेंगे डिफॉरेस्टेशन के दौरान, तो देन लेसर नंबर ऑफ ट्री विल बी लेफ्ट, क्या होगा, कम संख्या में ट्री बचेंगे हमारे पास। तो लेसर नंबर ऑफ ट्रीज विल यूज़ अप लेस कार्बन डाइऑक्साइड। जब कम मात्रा में ट्रीज होंगे तो क्या होगा, वो कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज। जिससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। इन दिस वे डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप द सनलाइट, सन हीट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सन की हीट को एब्जॉर्ब करने में सहायता करती है। सन हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, ठीक है, कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ट्रैप द सन्स हीट रेज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सन की हीट को एब्जॉर्ब करती है, ट्रैप करती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो अर्थ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो सन हीट जो है, सन्स की जो हीट गर्मी है वो भी अर्थ पर ज़्यादा आने लगेगी, जिससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ट्रैपिंग ऑफ हीट।
रेज बाय कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जब हीट को वो ट्रैप कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इससे क्या होगा, अर्थ की एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दिस विल बी ग्लोबल वार्मिंग। दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होगी। ठीक है, तो gradual increase in the overall temperature of earth atmosphere due to greenhouse effect caused by the increased level of carbon dioxide in the atmosphere is called global warming. Okay, so global warming can melt polar ice caps rapidly, producing a tremendous amount of water, leading to a rise in the sea level. क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग से जो हीट है वो बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारी पोलर जो आइस है यानी ध्रुवों पर जो आइस है, बर्फ़ है, वो पिघलना शुरू हो जाएगी जल्दी से। ठीक है, अधिक मात्रा में जब पिघलेगी तो क्या होगा, लीडिंग टू द राइज इन द सी लेवल। जो पिघल कर वो कहाँ आएगी, समुद्र में आएगी, जिससे सी लेवल बढ़ जाएगा। ओके, तो द रेज सी वाटर लेवल विल फ्लड द लो coastal areas, cause huge loss of life and property। जब ये सी वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या आएगा, जो नीचे कोस्टल एरिया जो है, निचले कोस्टल एरिया जो है, उसमें फ्लड आ जाएगा, जिससे कि बहुत बड़ी मात्रा में लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही नुकसान होगा। नेक्स्ट आता है आपका, डिफॉरेस्टेशन विल कॉज सॉइल इरोजन, मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल एंड लैंड टू डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन अगर लगातार हम ट्रीज को काटते रहेंगे, यानी डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल का अपरदन, मृदा का जो अपरदन है उसको बन जाएगा कारण, और इससे सॉइल फर्टाइल हो जाएगी, सॉइल हमारी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और इससे डेजर्टिफिकेशन प्रारंभ हो जाएगा। ओके, डेजर्टिफिकेशन माने कि रेगिस्तान बन जाएंगी हमारी चीज़ें। द रूट्स ऑफ ट्रीज, हमें सभी को मालूम है कि रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ टॉप सॉइल टुगेदर। जो ट्री की जो रूट्स हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को, ऊपर जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसको बांधे रखती हैं। ड्यू टू दिस बाइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स द विंड एंड वाटर आर नॉट एबल टू कैरी अवे द टॉप सॉइल ईजली। इस बाइंडिंग की वजह से जो क्या होता है बच्चों, बाइंडिंग की वजह से विंड, हवा और वाटर दोनों ही, मतलब उसको वाटर को टॉप सॉइल को बहाकर नहीं ले जा पाती हैं। इन दिस वे ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसी कारण से जो ट्री हैं वो सॉइल इरोजन की वो प्रिवेंट करते हैं, यानी कि सॉइल इरोजन नहीं होने देते। तो ट्री कवर ऑल्सो सॉफ्टेंस the effect of heavy rains on the forest soil, due to which the topsoil does not become loose quickly। ठीक है, ट्री क्या करते हैं, ट्री कवर ऑल्सो सॉफ्टेन द इफेक्ट ऑफ हैवी रेंस। ठीक है, ट्री हमें क्या करती है, रेंस में सहायता करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो टॉप सॉइल है वो डज नॉट बिकम लूज नहीं रहती। जब पानी पड़ता है किसी चीज़ पर तो वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। दिस इज अनदर वे इन विच ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये भी एक तरीका है जिससे कि हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। ओके, वैन द फॉरेस्ट ट्री आर कट डाउन, जब फॉरेस्ट ट्री कटेंगे ड्यूरिंग डिफॉरेस्टेशन में, तो देयर आर नो रूट्स ऑफ ट्री। कोई ट्री, जब ट्री नहीं होंगे तो रूट्स भी नहीं होंगी, विच कैन बाइंड the soil particles together and prevent them from being carried away by strong winds or flowing rain water। इससे जब रूट्स ही नहीं रहेंगी तो कौन पार्टिकल्स को बांधेगा और कौन सॉइल इरोजन से उस धरती की रक्षा करेगा। ठीक है, और रेन वाटर, जिससे कि रेन वाटर और विंड जो है बहाकर जाती हैं। तो मोर ओवर सिंस देयर इज़ नो ट्री, ठीक है, अगर कोई ट्री नहीं होगा कवर ऑन द सॉइल टू सॉफ्टेन द इफेक्ट ऑफ हैवी रेंस, इससे क्या होगा, हैवी रेंस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो द बेयर टॉप सॉइल बिकम्स लॉस, जब बंजर हो जाएगी चीज़, बंजर हो जाएगी सॉइल की अपर लेयर, तो बिकम लूज क्विकली, आसानी से वो लूज हो जाएगी बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग रेन वाटर। जब पानी बरसात पड़ेगी तो उसकी फोर्स से क्या होगा, वो आसानी से लूज हो जाएगी। ठीक है,
एंड erodes रैपिडली, और आसानी से उखड़ कर बह जाएगी। तो 10 फ्यूअर ट्रीज, अगर ट्रीज कम बचेंगे, रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल, आप सभी जानते हैं टॉप लेयर जो होती है वो मोस्ट फर्टाइल होती है। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, जब टॉप लेयर हट जाएगी, बह जाएगी वाटर या रेन वाटर या हवा से, तो ऑफ ड्यूरिंग द सॉइल इरोजन एक्सपोजेज द लोअर हार्ड रॉकी लेयर ऑफ सॉइल, उससे क्या होगा, अंदर की रॉकी सॉइल और हार्ड सॉइल बाहर आ जाएगी। दिस लोअर लेयर ऑफ सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस, इसमें क्या होता है, कम ह्यूमस होता है, एंड इट इज़ लेस फर्टाइल, कम फर्टाइल होती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, इस धरती में प्लांट्स अच्छी तरह से नहीं उगती। इन दिस लेस फर्टाइल सॉइल ग्रेजुअली द फर्टाइल सॉइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट, जो फर्टाइल सॉइल जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और द प्रोसेस एक क्रिया जिसमें फर्टाइल लैंड बिकम डेजर्ट, जो डेजर्ट में चेंज हो जाती है, इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, उसे हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। दस डिफॉरेस्टेशन इज द कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, इस तरह से डेजर्टिफिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, डिफॉरेस्टेशन जिम्मेदार है। ओके, ना नेक्स्ट आता है आपका, डिफॉरेस्टेशन विल कॉज frequent flooding of river leading to loss of life and property. Students, you know very well that the roots of forestry help in absorbing some of the rainwater and make it percolate into the ground. ठीक है, the roots to forestry की जो roots होती हैं वो रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको ग्राउंड में अंदर जाने देती हैं। दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ रेन वाटर विच रसेस क्विकली इनटू द रिवर्स, जब ये कम हो जाएंगी तो क्या होगा, इससे रेन वाटर जो है आसानी से कहाँ जाएगा, रिवर में जाएगा। एंड फ्लडिंग डज नॉट अकर, ठीक है। ओके, जब क्या होगा, उससे फ्लडिंग जो है आपकी, यू नो वेरी वेल दैट जब ट्री होंगी तो क्या होगा, तभी पानी पड़ता है। हमारी ट्री क्या करती है, रेन करती है, बरसात होते हैं। अगर ये कम हो जाएंगे तो रेन वाटर भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी भी कमी हो जाएगी। उससे क्या होगा, न तो नदी में पानी जाएगा और न ही बाढ़ आएगी। तो व्हेन द फॉरेस्ट्री आर कट डाउन, जब हम फॉरेस्ट्री को काट देंगे, द प्रिकॉलेशन ऑफ रेन वाटर, जो रेन वाटर हमारा बरसात हो रही है जिससे कि जो रेन वाटर धरती में जा रहा है इनटू सॉइल इज रिड्यूस, वो भी कम हो जाएगा। और लॉट ऑफ रेन वाटर फ्रॉम डिफॉरेस्टेड सॉइल रसेज इनटू द रिवर्स क्विकली, तो इससे क्या होगा, जब रेन वाटर जब धरती के अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो सीधे कहाँ जाएगा, रिवर्स में जाएगा, ठीक है। कॉजिंग फ्लड इन दिस वे, इससे क्या होगा, फ्लड बढ़ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विच लीड्स द फ्लड, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उससे क्या, वो कम हो जाती है जिससे कि फ्लड आता है। अनदर रीज़न क्या है, अनदर रीज़न फॉर द फ्लड इज़ द सॉइल इरोजन कॉज बाय डिफॉरेस्टेशन। दूसरा आपने पढ़ा था सॉइल इरोजन, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन दूसरा कारण क्या है, सॉइल इरोजन है। द इरोडेड सॉइल इज़ कैरीड बाय फ्लोइंग, जो इरोडेड सॉइल जो है ऊपर की जो टॉप फर्टाइल सॉइल है वो फ्लोइंग रेन वाटर के साथ बह जाएगी रिवर्स में। द इरोडेड सॉइल कीप्स ऑन कलेक्टिंग ऑन द रिवर बेड एंड डिक्रीज द डेप्थ ऑफ रिवर ग्रेजुअली, इससे क्या होगा, वो रिवर में बह जाएगी तो क्या होगा, रिवर की तली में बैठ जाएगी, इससे क्या होगा, रिवर की गहराई जो है कम हो जाएगी। ड्यू टू डिक्रीज डेप्थ के कम होने से द वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर इज़ रिड्यूस्ड, तो रिवर की जो वाटर ले जाने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। और व्हेन हैवी रेन्स अकर, जब हैवी बरसात होगी तो क्या होगा, द रिवर इज़ नॉट एबल टू कैरी अवे ऑल द रेन वाटर क्विकली,
तो जो रेन वाटर है आसानी से उसके अंदर रिवर में नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, एक्सेस वाटर ओवरफ्लो, ठीक है, जो वाटर की अधिकता होगी तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो होगा फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द रिवर्स इनटू द एडजॉइनिंग एरिया। इससे क्या होगा, फ्लड आएगा। दीज फ्लड डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स, हाउसेज एंड इवन ड्रॉन पीपल लिविंग इन नियर द एरिया। इससे क्या होगा, फ्लड आएगा, फ्लड से जो खड़ी हुई क्रॉप्स हैं, हाउसेज हैं, बह जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे जो लोग हैं जो आसपास रह रहे हैं वो भी उसमें बह जाएंगे। इस तरह से डिफॉरेस्टेशन से बहुत बड़ी मात्रा में फ्लड आता है और जो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही नुकसान होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।